विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना है आदर्श चुनाव संहिता क्या होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ कैसे होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो आदर्श चुनाव संहिता भाई, इसका अर्थ है चुनाव आयोग के वे निर्देश जिनका पालन प्रत्येक राजनीतिक पार्टी एवं उनके प्रत्याशियों को चुनाव समाप्त होने तक करना होता है। कब तक? चुनाव समाप्त होने तक करना होता है। चुनाव में सभी राजनीतिक दलों एवं सदस्यों को समान रूप से अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह संहिता जारी की जाती है तथा चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल को सत्ता का प्रयोग करके चुनावी लाभ प्राप्त करने से रोका जाता है। चुनावी लाभ प्राप्त करने से रोका जाता है। निर्वाचन आयोग ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1960 के दशक में किया था, लेकिन कतिपय कारणों से इसे जारी नहीं रखा जा सका। पुनः 1990 में, कब? 1990 के बाद से इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। राज्य स्तर पर इसे केरल राज्य के विधानसभा चुनाव 1960 में लागू कर दिया गया था। इसके द्वारा राजनीतिक दलों के लिए प्रचार की व्यवस्था को निष्पक्ष रखा जाता है। क्या रखा जाता है? निष्पक्ष रखा जाता है। कोई भी राजनीतिक दल दूसरे दलों की आलोचना केवल नीतियों एवं कार्यक्रमों के आधार पर ही कर सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत सिर्फ आपने नीतियों की आलोचना करनी है, उनके कार्यक्रमों की आलोचना करनी है, ठीक है? इसकी व्यक्तिगत नहीं कि उनके क्या कितनी शादियां हैं, उनका क्या है, कैसा है, ये सब नहीं करना है। उनके चरित्र पर टिप्पणी नहीं करनी है। किस पर करनी है भाई? नीतियों एवं कार्यक्रमों पर। फिर भी कई बार जुबान फिसल जाती है नेताओं की, है ना, भावावशेष में आके क्या बह जाते हैं वो। कोई भी दल किसी के धार्मिक, जातीय या अन्य भावनाओं को आहत नहीं कर सकता है और ना ही भ्रष्ट आचरण का प्रयोग कर सकता है, ना ही भ्रष्ट आचरण का। आचार संहिता लागू होने के पश्चात सत्ताधारी दल किसी भी प्रकार की नियुक्ति, सड़क निर्माण, वित्तीय सहायता आदि की घोषणा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? किसी भी प्रकार की नियुक्ति, सड़क निर्माण, वित्तीय सहायता आदि की घोषणा नहीं कर सकता है। अर्थात सत्ताधारी दल ऐसी कोई घोषणा या कार्य नहीं करेगा जिससे जनता का मत प्रभावित हो। इसके साथ साथ चुनाव प्रचार में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी नहीं कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने 2007 में पहली बार यह प्रावधान किया है कि निर्वाचन में भाग ले रहे उम्मीदवार नामांकन के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत करें जिसमें उनका शैक्षिक रिकॉर्ड, संपत्ति का विवरण तथा आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी विवरण आदि का उल्लेख हो। यानी शैक्षिक रिकॉर्ड रखना होता है, संपत्ति का विवरण बताना होता है, कितनी संपत्ति है, चल अचल, साथ में आपराधिक पृष्ठभूमि अगर है तो उसके संबंध में पूरी जानकारी देनी होती है। इतना क्लियर हो गया? और आप अपने जो प्रत्याशी है उसके बारे में, जो मतलब आपका जो विधायक, सांसद जो भी है, उसके बारे में सब कुछ जानकारी ले सकते हैं कि क्या शैक्षणिक अर्हता है, क्या है ना। चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ भाई, भारत में चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत अधिसूचना से होता है। कहां से होता है? चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से माना जाता है? जैसे ही राष्ट्रपति या राज्यों में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल जैसी अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, वैसे ही चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ माना जाता है। और ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14, ठीक है। इसके उपरांत चुनाव आयोग मतदान की तिथियों की घोषणा करता है, जिसे निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जाता है। दूसरा चरण, तिथियों की घोषणा। इस घोषणा में नामजदगी, नामांकन पत्रों की जांच की तिथि, नाम वापस लेने की तिथि आदि का उल्लेख होता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 8 दिन का, कितना? 8 दिन का, तथा अपना नाम वापस लेने के लिए 2 दिन का समय दिया जाता है। कई लोग तो इसीलिए अपना नामांकन कराते हैं कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो फिर क्या करती हैं, पर क्या बोलती हैं, भाई बैठ जाओ, भाई क्यों 10, 20, 50 वोट खराब कर रहे हो हमारे, बैठ जाओ। तो वो कहते हैं जी थोड़ा बहुत कुछ खर्चा पानी मिल जाए तो क्या। ऐसा सुनने में आया है, देखा नहीं है मैंने, बट ऐसा बताते हैं कि कुछ लोगों का काम ही यही है, ठीक है। तो
आयोग के स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके उसके लिए क्या किया गया संविधान में। तो भारत में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संविधान में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र बनाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे निर्वाचन आयोग के गठन के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। तो भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक 329 तक क्या है, संविधान में प्रावधान किया है। अतः इसके गठन के संबंध में कार्यपालिका या विधायिका द्वारा यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। पहला काम तो ये कर रखा। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके? निर्वाचन आयुक्त की पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आधारित नहीं है, बल्कि उसके लिए नियत कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। और वो क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे वो 6 वर्ष या 62 वर्ष। इसका मतलब निर्वाचन आयुक्त जो है वो 2 इलेक्शन देख सकते हैं। कितने? 6 वर्ष में तो 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा, तो दूसरा इलेक्शन भी देखेंगे वो, है कि नहीं है? हाँ। क्यों रखा होगा 6 वर्ष? 5 वर्ष क्यों नहीं रखा? 5 वर्ष रख देते, या खाली रख देते कि जब इलेक्शन होंगे तब ये पद सृजित होगा, जैसे ही इलेक्शन खत्म पद को क्या समाप्त। ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहे होते हैं। अब उस पर बात चल रही है कि संपूर्ण देश में क्या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद बस एक ही दिन क्या हो, इलेक्शन हो, बार बार क्या ना करना पड़े भाई, एक ही बार चुनाव में खर्चा हो जाए। ठीक है, मैं तो कहता हूँ साथ में ये भी हो जाना चाहिए कि मतदान के आधार मतलब मतदाताओं के आधार पर है ना कैटेगरी बांट दो। सबसे ज्यादा मत मिल, अगर बहुत एक लिमिट बना दो ना, इतने मत मिले तो लोकसभा, इतने मत मिले तो विधानसभा, नहीं इतने मत मिले तो नगर पालिका, इतने मत मिले तो गांव का प्रधान। क्या बोलते हो? नहीं, संभव नहीं है, मजाक कर रहा हूं। चलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, हाँ लेकिन ये कंपटीशन में हो सकता था कि एक पेपर कराते, है ना भाई, क्या देखना है आपने? यही तो देखना कितने नंबर आ रहे हैं, एक पेपर करा दो। जैसे एसएससी कराता है कि अगर आप ऊपर आ गए तो सेंट्रल सेक्रेटरीट में जाएंगे, इसमें आ गए तो यहाँ जाओगे, आईबी में जाओगे, अलग अलग जो है ना। उसी तरह राज्य में भी एक पेपर करा दो, दिन निश्चित कर दो, 1 जनवरी को होगा ही होगा जी, है ना। तो न्यू ईयर के फंक्शंस भी थोड़ा कम हो जाएंगे आपके जो इधर उधर जो होते हैं। और 1 जनवरी को पेपर कराओ और उसी के आधार पर क्या कर दो, अलग अलग जो विभाग है उसमें नियुक्ति दे दो और उसमें सब डाल दो। क्या करो, हिंदी भी रखो, उत्तराखंड भी रखो, इतिहास, भूगोल, सब सारे सब्जेक्ट रखो, टाइपिंग भी रखो, हिंदी भी रखो, इंग्लिश भी रखो, और क्या क्या होता है भाई, क्या मांगते हैं? और हाँ जी, मैथ्स, रीजनिंग सब रखो। जब आपको ऐसे ही चाहिए, सुपर मैन सुपर विमेंस चाहिए, तो सारी चीजें रखो। पहले ही बच्चे को पता चल जाए कि भाई मुझे क्या क्या करना है। और 1 तारीख को पेपर कराओ और 26 जनवरी को बाइज्जत उन्हें नियुक्ति पत्र देके क्या भाई हमारी सीट हो जाती, 4-5 दिन में चेक हो जाती है, और 26 जनवरी के दिन आप क्या कर दो, नियुक्ति पत्र दे दो। अलग से कार्यक्रम नहीं कराना पड़ेगा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को, है ना। उस दिन होती है, सबके सामने नियुक्ति पत्र बांटे जाएं। चलो जी, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए विहित आधार, असमर्थता या कदाचार तथा महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। बड़ा कठिन बना रखा है इनको हटाना भी। कैसे हटा सकते हैं? जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उनके पद से, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए क्या होता है? आधार, साबित कदाचार या असमर्थता। तो इनके लिए भी वही है मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, है ना। तो मैंने ये बताया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रावधान कैसा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस प्रकार से हटाया जाता है। लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों को कैसे हटाया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। किसके बराबर? लेकिन साथ में मैंने एक चीज बताई थी आपको कि वरीयता क्रम में जो न्यायाधीश हैं वो किस नंबर पर आते हैं? 9 नंबर पर आते हैं, 9 नंबर पर। लेकिन जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो किस में आते हैं? 9A में आते हैं। किस में आते हैं? 9A में आते हैं। ठीक है,
नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप देख रहे होंगे अधिकतर जगह भाषा एक ही है। अगर आपने एक क्वेश्चन तैयार कर दिया कि उच्चतम न्यायालय को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, उच्च न्यायालय को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने के लिए क्या प्रावधान है, चुनाव आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने के लिए क्या प्रावधान है, लोक सेवा आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, लगभग लगभग एक जैसी ही भाषा है। यानी एक क्वेश्चन तैयार करके आप बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर रहे हो, तैयार कर रहे हो कि उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक बार याद कर लो, सबके लिए वही लिखना है, क्या करना है, ठीक है भाई। अब है भाई चुनाव सुधार, क्या है, किसी भी देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक है। चुनाव में धन एवं बल का प्रयोग लोकतंत्र के लिए घातक होता है। भारत में चुनाव के समय धन बल का प्रयोग व्यापक रूप से होता रहा है। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के लिए राजनीति एक शरण स्थली बन गई है, जिससे भारत में लोकतंत्र की भावनाएं आहत हुई है। क्या हुई हैं, लोकतंत्र की भावनाएं आहत हुई हैं। इसलिए समय समय पर चुनाव सुधार के प्रयास के अंतर्गत अनेक समितियों का गठन किया गया। दिनेश गोस्वामी समिति, ताराकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, के संथानम समिति। इसके अतिरिक्त विधि आयोग की रिपोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, चुनाव आयोग के प्रयास, इनसे भी चुनाव सुधार के प्रयास किए गए हैं, जिससे चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। क्या बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता, है ना। ताराकुंडे समिति ने वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी। पहले बता चुका हूं मैं, 61वें संविधान संशोधन से बाद में क्या किया गया, वयस्कता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। निर्वाचन में अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण, कि भाई इतने से ज्यादा व्यय नहीं करेगा कोई भी प्रत्याशी जो होगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग के समक्ष राजनीतिक दलों द्वारा अपने प्रत्याशियों के चुनाव व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करना, प्रत्याशियों द्वारा एक निश्चित नामांकन राशि जमा करना आदि की सिफारिशें की गई थी। किसके द्वारा, ताराकुंडे समिति द्वारा। दिनेश गोस्वामी समिति ने अपनी रिपोर्ट में मतदान केंद्रों आदि में लूटे जाने पर पुनः मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग, मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था करना, निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं को शीघ्र सुनवाई, किसी भी सदन का स्थान खाली होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था, ये सब सिफारिश की थी, ठीक है। इंद्रजीत गुप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा एवं विधानसभा में चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किए जाने 10,000 से अधिक चंदे की राशि ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से प्रदान किए जाने आदि की सिफारिश की थी। कि अगर आप 10,000 से ज्यादा चंदा दे रहे हो पार्टी फंड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक से या ड्राफ्ट से देना पड़ेगा। उससे क्या पता चलेगा, आपसे आपकी इनकम का पता चलेगा। अब गुप्त रूप से आपने डाल दिया, है ना, विधायक जी के हाथ में पकड़ा दिया बंडल, अखबार में लपेट के, है ना, विधायक जी ने भी गिना, विधायक जीत गए, जो प्रत्याशी वो विधायक बन गया, सांसद बन गया। फिर आप खड़े हो गए ठेके की लाइनों में, जी ठेका तो मुझे मिलना चाहिए, मैंने आपको इतना पैसा दिया था आपके इलेक्शन। समझ में आ गया। तो फिर कोई गुणवत्ता नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या, जिस पर दाव लगाया उसको क्या मिला, ठेका मिला। और फिर जब ठेका मिला तो फिर क्या हुआ, कार्य की जो गुणवत्ता है वो क्या हो जाती है, भाई उसने वो पैसे भी तो निकालने हैं वहां से जो दिए थे बंडल बनाकर, किसको, प्रत्याशी को। ये बड़ी समस्याएं हैं, इसलिए बोला गया। पार्टी फंड में बोल रहा हूं मैं, तो पार्टी फंड में भी दिया जाता है, साथ में विधायक सांसद जितने भी होते हैं उनको भी पकड़ाया जाता है, ठीक है। कई बार तो जैसे कोई निर्दलीय खड़ा हो गया, उसके जीतने की उम्मीद लग रही है, तो सब लोग पैसा लगाते हैं उस पर, वरना कहां से आता है इतना खर्चा, कौन लगाते हैं, लोग लगाते हैं। दाव चलते हैं किस पर, ये निर्दलीय उम्मीदवार बड़ा जबरदस्त लग रहा है, ये जीतेगा, ये टक्कर देगा, उस पर पैसा लगाते हैं, तब खर्चा होता है उससे, तब उसकी भी क्या होती है भाई, उसके बस्ते पर भी खूब भीड़ होती है, लोग बैठते हैं। समझ में आया, समझो इन चीजों को। शिक्षा का यही तो महत्व है, जिस दिन आप शिक्षित हो जाते हो उस दिन आप सारी जो षड्यंत्र होते हैं, जितनी भी चालाकियां होती हैं, उन सबको समझ जाते हो आप, और फिर आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके क्या करते हो, मत करते हो। समझ में आया, किसी की बातों में नहीं आते। के संथानम समिति ने अपनी रिपोर्ट में निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता की व्यवस्था की थी, करने को कहा था।
सभी राजनीतिक दलों के को नियमों में बांधने, समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और नागरिकों के निर्वाचन नामावली को अद्यतन किए जाने आदि की सिफारिश की थी। किसने? के ठीक है। चुनाव सुधार पर विधि आयोग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट 2015 में सरकार को सौंपी, जिसके अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश AP शाह थे। आयोग ने एक उम्मीदवार को एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने से रोकने बोला कि एक से अधिक गड़बड़ होता है भाई, आपको खतरा है ना, आप दो जगह से लड़ रहे हो, दम है तो एक जगह से लड़के दिखाओ। अब दो जगह से लड़ रहे हो, दोनों जगह आप जीत गए, फिर एक जगह पर आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा, फिर वहां पे इलेक्शन कराना पड़ता है। इसलिए बोला चुनाव विधि आयोग ने क्या कि AP शाह जी ने कहा, न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीश जो थे, उन्होंने कहा कि आयोग ने एक उम्मीदवार को एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने से रोकने, निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने। अब ये क्यों किया इन्होंने? ये इसलिए किया कि जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं बाद में वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब बाद में, मतलब हालांकि एंटी डिफेक्शन लॉ भी है, लेकिन मैंने कहा कहीं ना कहीं बाद में उनको मिल ही जाता है, इवन उनको भी मिल जाता है ठीक ठाक, जिनको मत मिल गए होंगे, मत मिलेंगे ना निर्दलीय उम्मीदवारों को, उस समय बाद वो आपको राष्ट्रीय पार्टियों में दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे? इवन हमारे क्षेत्रीय दल जो होते हैं उनके लोग भी क्या करते हैं, राष्ट्रीय पार्टियों में चले जाते हैं। क्या करते हैं? जब उन्हें अपना भविष्य नहीं दिखाई देता, कहाँ पर? क्षेत्रीय दलों में अपना भविष्य नहीं दिखाई देता, गरीब होते हैं ना क्षेत्रीय दल जो होते हैं, गरीब होते हैं, वहां तो कुछ मिलता नहीं है, तो मलाई हर कोई खाना चाहता है सत्ता की, फिर कहाँ चले जाते हैं? राष्ट्रीय दलों में चले जाते हैं, फिर ले दे के क्या ढाक के 3 पात, है ना। साथ में क्या कहा भाई? साथ में कहा उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने, निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति एक नियुक्ति मंडल द्वारा करने तथा निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दल को ही लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव लड़ने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। पंजीकृत राजनीतिक दल को ही लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव लड़ने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। कुछ लोग तो ऐसे भी खड़े हो जाते हैं जिन्हें खुद के परिवार के वोट नहीं पड़ते हैं और अपना वोट भी गलत डाल के आ जाते हैं। समझ में आया? ऐसे भी लोग देखे गए इस देश में, ऐसे भी लोग देखे गए। धरती पकड़ थे, उन्होंने प्रधान से लेकर और राष्ट्रपति तक का इलेक्शन लड़ा। कौन थे? धरती पकड़। लोकतंत्र का मखौल उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे ऐसे तो हर कोई लड़ लेगा, देखो मैं लड़ रहा हूँ, राष्ट्रपति का भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तब जाके चेंज करना पड़ा वहां पर, इतने प्रस्तावक होंगे, इतने अनुमोदक होंगे, इतने 1000 रुपए जमा करने होंगे, है ना। लोकतंत्र की कमियां बताते थे वो। क्या बताते थे? धरती पकड़। नाम क्या था धरती पकड़ का? देखना जरा। क्या नाम था? हाँ देखना। चुनाव सुधार के अगले क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2 जनवरी 2017 को चुनाव संबंधी एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय तथा भाषा के आधार पर वोट मांगना, मतदाताओं को मतदान देने से रोकना आदि को भ्रष्ट आचरण घोषित किया है। इस पर रोक लगाते हुए न्यायालय ने कहा है कि मनुष्य एवं ईश्वर का संबंध व्यक्तिगत होता है और निर्वाचन एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है, इसलिए चुनाव में धार्मिक भावनाओं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्या नहीं किया जाना चाहिए? धार्मिक भावनाओं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार चुनाव सुधार से संबंधित अब तक लगभग 10 संशोधन संविधान में किए जा चुके हैं। समझ में आ गया? एक है अब प्रत्यावर्तन का अधिकार। अब कई बच्चों की समझ में नहीं आता प्रत्यावर्तन क्या होता है, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल बड़ा अच्छा है ये वैसे, बट इसको आने नहीं देंगे ये लोग। है ना, सत्ता के आते ही पता नहीं क्या हो जाता है। तो आपके पास अगर राइट टू रिकॉल रहेगा, वापस बुलाने का अधिकार, कि हमने आपको चुना था, 1 साल हो गया, आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो, आप बन गए हो क्या सुग्रीव? क्या बन गए हो? सुग्रीव। तो आपको वापस बुलाया जाता है, आइए फिर दोबारा सड़कों पर, क्या कीजिए। सुग्रीव की कहानी सुनी है ना?
अरे बाली सुग्रीव दो भाई, सुग्रीव की पत्नी को किसने, बाली ने क्या कर रखा था, कैप्चर कर रखा था। भगवान राम की शरण में गया हो, जा रहे थे भगवान राम, अब कर दिया राम, भगवान राम ने बाली का वध कर दिया और राज्याभिषेक हो गया किसका, सुग्रीव का। सुग्रीव विलासिता में खो गया। सत्ता ऐसी चीज होती है, भोग विलास में खो गया। वो भूल ही गया कि मुझे इनकी सहायता करनी थी माता सीता को ढूंढने में। तो भगवान राम करते रहे, वेट करते रहे, करते रहे, करते रहे, फिर भेजा लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण अंदर तो जा नहीं सकता था, नहीं अंदर गया, फिर धनुष टंकार मारी, एक क्या मारी, पूरा हिल गया जिसे बोलते हैं क्या, किष्किंधा, है ना। तो तब लक्ष्मण ने कहा ये तो टंकार थी धनुष की, शुक्र है तीर नहीं चलाया। तब समझ में आया किसके, सुग्रीव के। तब याद आया उसे कि ओहो, मैंने क्या वचन दिया था भगवान को कि माता सीता को ढूंढने में आपकी सहायता करूंगा। ठीक है, तो कई आधुनिक सुग्रीव दिखेंगे आपको, दिखते होंगे, जब तक कई वादे होते हैं लेकिन वो कई क्या नहीं होते हैं, पूरे नहीं हो पाते, ना हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वादे ही ऐसे होते हैं। तो प्रत्यावर्तन का अधिकार क्या है भाई, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता द्वारा ही अपदस्थ किए जाने के अधिकार को प्रत्यावर्तन का अधिकार कहते हैं। रूस अमेरिका के कुछ राज्यों सहित, रूस अमेरिका के कुछ राज्यों सहित स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों, कैंटन बोलते हैं प्रांतों में यह व्यवस्था अस्तित्व में है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री M.N. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में 23 फरवरी 2002 को गठित संविधान समीक्षा आयोग ने भारत में इस अधिकार को प्रभावी बनाने की सिफारिश की थी, किंतु अभी इसे लागू नहीं किया गया है और ना ही कभी ये लागू होगा। क्योंकि सबको पता है कि अगर एक बार ये लागू हो गया तो 5 साल तक टेंशन में रहना पड़ेगा। किनको किनको, प्रधान हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, है ना। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जहां पंचायती राज अधिनियम में स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मतदाताओं को प्रत्यावर्तन का अधिकार प्रदान किया गया है। ये बड़ी बात है। लघु संसद बोलते हैं, छोटी संसद जो है भारत की, वो कौन सी होती है, पंचायत होती है, सबसे छोटी संसद। तो मध्य प्रदेश ने दिया है, ये अच्छी बात है। उत्तराखंड में भी होना चाहिए भाई, है ना। प्रत्यावर्तन का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार के तहत यदि मतदाता किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के कार्यों से असंतुष्ट है तो वह उस प्रतिनिधि के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, कि हमें आप पर विश्वास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तत्पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग जनमत के निर्धारण हेतु मतदान की व्यवस्था करता है। अंतिम निर्णय इसी जनमत के आधार पर लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस अधिकार का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम अप्रैल 2001 में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अनूपपुर नगर पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती पल्लविका पटेल, अब देखो ना नाम अमर हो गया इनका, श्रीमती पल्लविका पटेल को मतदाताओं द्वारा उनके पद से हटा दिया गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं विधानसभा में आ जाए, लोकसभा में आ जाए, राज्यसभा में आ सकता है, ले आइए। ठीक है, हमें, और आजकल तो आने वाले समय में हो सकता है कि मोबाइल से ही हो सब, कोई ऐसा एप्लीकेशन आ जाए जब सबके पास देश में सब हर हाथ में मोबाइल होगा तो क्या होगा, घर बैठे बैठे राइट टू रिकॉल। आम चुनाव भाई, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर होता है ये बता रखा है मैंने। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं द्वारा अपने कार्यकाल 5 वर्ष पूरा कर लेने के पश्चात जो चुनाव कराया जाता है उसको आम चुनाव बोलते हैं। अगर 5 वर्ष कार्यकाल पूरा कर दिया उसके बाद जो चुनाव हो रहा है उसका आम चुनाव। अगर अपनी 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग हो गई लोकसभा या विधानसभा, उसके बाद जो चुनाव होते हैं उनको बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। और अगर किसी की मृत्यु हो गई, सांसद विधायक की मृत्यु हो गई, तो उसके लिए अगर चुनाव हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उपचुनाव बोलते हैं, बाई इलेक्शन। क्या बोलते हैं, मध्यावधि चुनाव को मिड टर्म इलेक्शन बोलते हैं, आम चुनाव को जनरल इलेक्शन बोलते हैं और उपचुनाव को बाई इलेक्शन बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको पेपर दूंगा, उस पेपर को आपने करना है, उससे पता चलेगा कि आपको क्या कितना आया समझ में, कितना आपने किया। इसके बाद हम करेंगे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। ठीक है, अगले लेक्चर में।